Hello friends, welcome to Manu Law Classes. I am Gautam Dikshit. Today in this video we are going to discuss the Daily Hindu News Analysis as usual of September 15, 2021. आज का न्यूज़पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स भी हैं और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है, तो उनको हम देखेंगे. सो द फर्स्ट न्यूज़ विच इज़ कमिंग इज दैट गवर्नमेंट स्टैंड्स बाय स्मॉल फार्मर प्राइम मिनिस्टर. तो ये इन्होंने कहा है. पहले हम ये देख लेते हैं कि स्मॉल फार्मर्स किसको कहते हैं. स्मॉल फार्मर्स जिनके पास जो लैंड होल्डिंग होती है अगर वो 2 हेक्टर से कम है, 2 हेक्टर से कम है तो उन्हें हम स्मॉल फार्मर्स कहते हैं. सेकंड इज मार्जिनल फार्मर्स किसको कहते हैं, तो अगर लैंड होल्डिंग 1 हेक्टर से कम है तो उन्हें हम मार्जिनल फार्मर कहते हैं. सो द गवर्नमेंट स्टैंड्स बाय स्मॉल फार्मर. नाउ why the small farmers are very important. So if we will see that small farmers in India, they contribute to 51% of agricultural output. इनके पास लैंड होल्डिंग कम है but they contribute 51% of agricultural output and they have 46% of operational agricultural land holding. So that is the importance of small farmers. The second is here defense production corridor की बात हो रही है. So defense production corridor. So government has announced 2 defense corridor in India, one in Uttar Pradesh and one in Tamil Nadu. एक उत्तर प्रदेश में डिक्लेयर हुआ है, एक तमिलनाडु में डिक्लेयर हुआ है. उत्तर प्रदेश के जो डिफेंस कॉरिडोर है इट विल कनेक्ट सिटीज लाइक लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट. तमिलनाडु में जो डिफेंस कॉरिडोर है दैट विल कनेक्ट चेन्नई, होसूर, सालेम, कोयम्बतूर एंड तिरुचिरापल्ली. Now what is this defense corridor? Defense corridor means कि एक ऐसा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जिसके आसपास सारे डिफेंस इंडस्ट्रीज होंगे. ओके, सो दैट इज द 2 डिफेंस कॉरिडोर. नाउ why we need defense corridor? So see, India is one of the largest importer of defense products in the world according to SIPRI. So now India wants to become the net exporter of the defense products. So that's why under Make in India the target for defense production is $25 billion by 2025 और जो एक्सपोर्ट का टारगेट है वो है $5 billion by 2025. Now coming to the second very important news that no firm commitment from India on net zero. So we already know the United Nations Special Presidential Envoy for Climate John Kerry, he had visited India. And India and US they have started a US-India Climate Action and Finance Mobilization Dialogue. The Union Minister of Environment is Shri Bhupendra Yadav. But India for 2030 the target of India is 450 gigawatt of renewable energy for which the United States has committed finance and technological help for India to achieve this. And the USA, the target of US is to reduce the emission by 50 to 52% from 2005 by 2030. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी अभी IPCC इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का रिपोर्ट आया था जिसमें ये कहा गया था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिमिट द ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर एट 1.5 डिग्री सेल्सियस एंड दैट्स वाई most of the countries are committing to net zero emission target. The United Nation का जो टारगेट है net zero emission का वो 2050 है और चाइना का 2060 है. ओके, एट द सेम टाइम इफ यू विल सी दैट हु आर द लार्जेस्ट एमिटर्स इन द वर्ल्ड, सो US, चाइना एंड इंडिया आर द लार्जेस्ट एमिटर्स इन द वर्ल्ड. पर अगर पर कैपिटा एमिशन की बात करें तो इंडिया बहुत लो लेवल पे आता है. सो इसके बारे में एक एडिटोरियल भी आया है, उसमें हम डिस्कस करेंगे इसको, तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा. So by then let's move to the news. Fuel prices quicken the WPI inflation to 11.39% in August. WPI का फुल फॉर्म होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स. 2 टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं, एक होता है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होता है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स. CPI के बारे में हमने कल पढ़ा था कि CPI हैज़ ईच टू 5.3% बिलो 6%, बट WPI का जो इन्फ्लेशन है वो 11.39% हो गया है. ये इन्फ्लेशन जो है वो पिछले 5 मंथ से डबल डिजिट में ही चल रहा है, 10% के ऊपर है. अगर हम WPI की बात करें तो हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन इन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा है. कितना? 11.4
1%। और ये किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ हाई फ्यूल प्राइसेस। कल हमने जब CPI डिस्कस किया था तो हमने वहाँ पे भी देखा था कि फूड प्राइस इन्फ्लेशन जस्ट लाइक WPI, CPI में भी द फूड प्राइस इन्फ्लेशन, द फूड इन्फ्लेशन हैज़ ईज्ड, but inflation in fuel and power is very high right now, which is 26.1%। अगर हम देखें LPG पेट्रोल एंड डीजल का इन्फ्लेशन कितना हुआ है तो देखिए बहुत ज़्यादा है, 48.1%, 61.5% एंड 50.7%। यहाँ पे एक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट हाई फ्यूल इन्फ्लेशन टेंड्स टू transmit across sectors as they push up the transport input and wage cost। इसका मतलब है कि अगर फ्यूल का इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो अपने आप ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, इनपुट इंडस्ट्रीज जो इनपुट यूज़ करती हैं वो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा और लेबर के वेजेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज कोर इन्फ्लेशन। नाउ व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन? आप इन्फ्लेशन बास्केट में से फूड एंड फ्यूल को हटा लें, जो बाकी का प्रोडक्ट बचता है उसका इन्फ्लेशन हम उसे कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका मतलब कोर इन्फ्लेशन मेनली कंप्राइजेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। तो अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा है, 11.1%। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के इन्फ्लेशन अभी भी ज़्यादा है, जिसको कहते हैं दैट इन्फ्लेशन हैज़ हार्डन और इन्फ्लेशन इज स्टिल परसिस्टेंट। कल ये हमने CPI में भी यही डिस्कस किया था कि दैट वाई इन्फ्लेशन इज परसिस्टेंट, बिकॉज इन्फ्लेशन इन ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल एंड पावर इज स्टिल वेरी हाई। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, जस्ट वन लाइनर न्यूज़ दैट इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम विल बिगिन द ट्रेड टॉक्स फ्रॉम November 1। दे आर राइट नाउ फाइनलाइजिंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नाउ कोरोना वायरस म्यूटेंट के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे दो वेरिएंट्स की बात हो रही है, एक है म्यू अल्फा बीटा गामा कप्पा म्यू, एक है C.1.2। पहले हम म्यू की बात करते हैं। इस स्ट्रेन का नाम है B.1.621 एंड B.1.621.1। दे हैव बीन नेम्ड एज म्यू बाय WHO and they have been placed under variant of interest। now why variant of interest? जो म्यू है मतलब B.1.621, it can potentially evade the protection conferred by vaccine, but इसका हम global prevalence देखेंगे तो वो बहुत ही कम है, 0.1%। that's why it is not variant of concern, it is variant of interest। but दो कंट्री में प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, कोलंबिया साउथ अमेरिका में आता है, इक्वाडोर साउथ अमेरिका में आता है। ओके, नाउ कमिंग टू C.1.2 और इट इज़ द सब लीनिएज ऑफ C.1 वेरिएंट आइडेंटिफाइड इन साउथ अफ्रीका, सो इट इज़ द वेरिएंट ऑफ कंसर्न। बट अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंसागोग, ठीक है ना, इंडिया सार्स कंसोर्टियम जीनोम लेबोरेटरी है। इट इज़ अ कंसोर्टियम ऑफ 28 लेबोरेटरीज विच इज़ टास्क्ड विद एनालाइजिंग द एमर्जिंग कोरोना वायरस वेरिएंट। इसने कहा है कि इंडिया में ये अभी तक डिटेक्ट नहीं हुए हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ नेशनल एंथम गेट्स एन इंडिजीनियस टच। मेघालय हाउस एनलिस्ट हेल्प्स ऑफ आर्टिस्ट टू गिव इट अ इंडिजीनियस टच, मतलब लोकल लैंग्वेज में, ऑन द ओकेजन ऑफ 50th एनिवर्सरी ऑफ मेघालय स्टेटहुड इन 2022। तो अगर हम 72 में मेघालय को स्टेटहुड मिला था, इसको आसाम से अलग करके डिफरेंट स्टेट बनाया गया था जिसकी 50th एनिवर्सरी थी, so that is important। and the next important thing is that on 24th January 1950 the Constituent Assembly of India adopted Jana Gana Mana as national anthem। Jana Gana Mana was written by Rabindranath Tagore। अब हम डिफरेंट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नाउ मोदी टू विजिट US फॉर क्वाड समिट UNGA नेक्स्ट वीक। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्वाड लीडर्स समिट जो विच इज़ टू बी होस्टेड बाय US प्रेसिडेंट जो बाइडन, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके बाद द 76th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली विच इज़ वन ऑफ द परमानेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, उसमें वो पार्ट लेंगे एंड ही विल बी द फर्स्ट स्पीकर एट द 76th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अगर हम क्वाड की बात करें तो क्वाड इज़ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इट वाज प्रपोज्ड इन द ईयर 2007 बाय द देन जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे।
Okay, so right now 4 countries are the members of Quad. They are United States, India, Australia and जापान। चारों के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया से मिस्टर मोदी होंगे, यूएस से बिडेन होंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान होंगे योशिडे सुगा, और स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। ओके, नाउ सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वाड। So the priority is engaging in the Indo-Pacific, including through new multilateral configurations to meet the challenges of 21st century। तो क्वाड का जो पूरा फोकस है वो इंडो पैसिफिक है। साथ साथ में यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जो एग्जाम चाहे एलेट हो, चाहे क्लैट हो, चाहे कोई भी लॉ एग्जाम हो, इस टाइप के इन्फॉर्मेशन पूछे जाते हैं। देयर इज़ अ क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव। क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव क्या है? बिकॉज इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अ initiative to manufacture in India at least 1 billion COVID-19 vaccines for distribution in Asia by the end of 2022. So this is very important. Along with that, the leaders will also exchange views on contemporary global issues such as critical and emerging technologies, connectivity and infrastructure, cyber security, maritime security, humanitarian assistance, disaster relief and climate। एंड ऑब्वियसली अफगानिस्तान के बारे में तो बात होगी ही होगी अलॉन्ग विद चाइना। उसके बाद हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पे आते हैं। तो सितंबर 25 को हमारे प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड जनरल असेंबली को एड्रेस करेंगे, और जो इसको हम जनरल डिबेट कहते हैं, जो भी हेड ऑफ गवर्नमेंट, जो भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बोलते हैं, उनका सेशन होता है, उनका स्पीच होता है, तो इसको हम जनरल डिबेट कहते हैं। इसका जो थीम है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो डिबेट है, जो थीम इज बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू होप टू रिकवर फ्रॉम कोविड-19, रीबिल्ड सस्टेनेबिलिटी, रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द प्लैनेट, रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल एंड रीवाइटलाइज द यूनाइटेड नेशन। ये पूरा थीम है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ one news that the government has proposed to streamline the women and child development ministry. They will bridge the legislative gap. They will pass the law to bridge the legislative gap between the Hindu Adoption and Maintenance Act and the Juvenile Justice Care and Protection Act 2014 for what? For making the foreign travel of the adoptive child easier. So now this will be in the compliance with the Hague Convention on Inter-Country Adoptions to prevent child trafficking. तो इंडिया इसका मेंबर है, the Hague Convention on Inter-Country Adoption. One of the important clause of this convention is that there should be a central authority for carrying out the adoption process. Under this, the government of India has established an authority called as CARA, Central Adoption Resource Authority. Now the NHRC has issued a notice to the 4 states, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan government, seeking their response that the farmer protest is leading to problem for people to travel for transportation of goods, and also it is posing a problem to the general public in transportation. That is the first thing. The second complaint is that in farmer rallies the COVID-19 protocol is not being followed, so the chief secretaries of these states have to reply. Now National Human Rights Commission is a statutory body established under Protection of Human Rights Act 1993. Normally the retired means according to this act, the retired Supreme Court judge can be the chairperson of this commission. So currently the chairman of NHRC is Shri Arun Kumar Mishra. He is a retired he is a retired judge of Supreme Court. Now 14th September is celebrated as Rashtriya Hindi Divas. Okay, simply Hindi Divas. Why? Because on this day Hindi was included into the 8th schedule of the Indian Constitution. In this article, the thing is that our Home Minister has called that there is no conflict between Hindi and other Indian languages, and that they can progress through complementary coexistence. Now, a small news, Chintan Shivir was held
all the Union Council of Ministers participated in it, and this Chintan Shivir stressed on simplicity in lifestyle, best practices of colleagues, and time management. Now, the next important news is Covaxin, developed by Bharat Biotech in collaboration with ICMR. It is based in Hyderabad, Bharat Biotech. Now it can get the WHO approval by the end of September. That approval is called as emergency use listing. ये कौन देगा? ये World Health Organization देगा. Now what is this WHO EUL? It is a risk-based procedure for assessing and listing the unlicensed vaccine, therapeutics and in vitro diagnostic with the ultimate aim. इसका ultimate aim क्या होगा कि ये जो वैक्सीन है जिसको emergency use license मिलता है WHO से, they are globally available. Now what can be the potential benefit for Indians? Now many Indians, they have taken Covaxin, but since Covaxin was not recognized by WHO, so what was happening that the people who have taken the Covaxin, they cannot travel abroad to those countries who don't recognize Covaxin. So especially the cases of European Union. European Union had introduced the EU Digital COVID Certificate, which is a type of digital pass that anybody who has taken the WHO approved vaccine, they can travel to EU. So Covishield was part of that, because Covishield was manufactured by SII, which is manufactured by AstraZeneca in Oxford. So Covishield was included, but Covaxin was not included, so leading to the traveling problems to Indians. Secondly, many students who had taken Covaxin, they could not go to abroad to resume their studies because again the Covaxin was not recognized. The third benefit, so these two problems will go once WHO gives approval. The third will be that after getting the EUL, emergency use license, the Covaxin will be eligible for procurement by the United Nations agencies and the member states. So, and the second, that this vaccine will become the part of COVAX facility. COVAX facility is what? It is a facility for supplying vaccines to developing and least developed countries. Now again the one liner A-rate में ऐसे न्यूज आ जाते हैं. So Indian Navy has handed over a passenger variant Dornier aircraft on lease to Mauritius Maritime Air Squadron of नेशनल कोस्ट गार्ड मॉरिशियस के आसपास पायरेसी का बहुत खतरा होता है, तो उसको कम करने के लिए द नेशनल कोस्ट गार्ड ऑफ मॉरिशियस हैज बीन गिवन ऑन दिस डॉर्नियर एयरक्राफ्ट. नाउ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, नाउ इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन JNK एंड इट विल गिव राइट्स ओवर फॉरेस्ट टू द ट्राइबल कम्युनिटीज एंड नोमैडिक कम्युनिटीज इन JNK. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से नोमैडिक कम्युनिटीज JNK में पाए जाते हैं. सो गुज्जर, बकेरवाल्स, गद्दी एंड सिप्पीज, दे आर फाउंड इन JNK. द नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड that it will not reopen its judgment granting reservation in promotion in government jobs to scheduled caste and scheduled tribes. देखिए गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन तो है ना, बात चल रही है कि क्या प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देना चाहिए. तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि एवरी स्टेट मस्ट मेक देयर ओन लिस्ट टू प्रूव द बैकवर्डनेस ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द हायर एक्लियंस ऑफ द सर्विस एंड अकॉर्डिंगली दे शुड गिव द reservation. This judgment came in 2018. Now GST Council, the highest making decision body on GST, यहाँ पे सेंटर एंड स्टेट दोनों का मेंबरशिप होता है. दे में कंसिडर इंक्लूडिंग पेट्रोल एंड डीजल अंडर GST. वन ऑफ द रीजंस दैट वाई GST पेट्रोल और डीजल्स के प्राइसेस हाई हैं, तो एक रीज़न है इंटरनेशनल प्राइसेस, सेकेंड इज टैक्सेस. वंस डीजल्स एंड पेट्रोल्स आर इंक्लूडेड अंडर GST, तो उनके जो टैक्सेस है वो काफ़ी कम हो जाएंगे. तो अभी जो है नेशनल GST में 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो नहीं आते. वो जैसे हैं पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल, ये GST से बाहर रखे गए हैं. एक बार अगर ये आ जाएंगे तो इनके टैक्सेस काफ़ी कम हो जाएंगे. फिर एक वन लाइनर न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट. एलेट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्लैट में भी आते हैं. That the Reserve Bank of India and the Monetary Authority of Singapore, they have announced a project to link the unified payment interface of India and PayNow
to facilitate low cost cross border fund transfer. Again, now export is seeing the rise because of recovery in the global demand. So India's export, it rose by 45.7%, touching $33.28 billion. Imports अगर आप देखेंगे so it has increased by 51.7% to $47.09 billion. तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया का इंपोर्ट देखिए $47 बिलियन है, एक्सपोर्ट इज $33 बिलियन. सो इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट. इट मीन्स दैट इंडिया इज अ ट्रेड डेफिसिट कंट्री. तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट कंट्री इसके लिए है क्योंकि इंपोर्ट हमेशा एक्सपोर्ट से ज़्यादा होता है. नाउ सी, द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैज साइंड एग्रीमेंट विद रिलायंस जियो, ITC, किस्को, NCDX, E-Market and Ninjacar to develop agri-tech solutions using the National Farmer Database. नेशनल फार्मर डेटाबेस एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री तैयार कर रही है, एग्रीस्टैक करके उसका नाम है. तो एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेटाबेस होगा अंडर डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन. ये नेशनल फार्मर डेटाबेस यूज़ किया जाएगा. अब इसमें डिफरेंट एजेंसीज आएंगे और ये डेटा यूज़ करेंगे टू मेक द फार्मर लाइफ मोर कंफर्टेबल. नाउ अफ़गानिस्तान के एक एम्बेसडर हैं, उनका नाम है नसीर अहमद अंदिशा. ही हैज़ कॉल्ड यूनाइटेड नेशन टू प्रोब द तालिबान एब्यूसेस. तालिबान के जो एब्यूसेस चल रहे हैं अगेंस्ट वुमेन और जर्नलिस्ट आफ्टर कैप्चरिंग द पावर, तो उसके अगेंस्ट ये प्रोब लाने की बात कर रहे हैं. इसको कल यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमिश्नर जो हैं मिशेल बैचलेट, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया था. उसके बाद श्रीलंका हैज़ स्लैम्ड एक्सटर्नल इनिशिएटिव्स एट HRC. श्रीलंका में तमिल रिकन्सिलिएशन की इशू चल रही है, हमने इसके बारे में कल डिस्कशन किया था. तो श्रीलंका हैज़ सेड दैट दे डोंट वांट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि देखिए मार्च 2021 में एक UN रिजोल्यूशन आया था श्रीलंका के ऊपर, एंड द रिजोल्यूशन stated that there is a persistent lack of accountability of domestic mechanisms श्रीलंका की तरफ से. ओके, नाउ बुकर प्राइज का लिस्ट बहुत जल्दी आने वाला है. इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो एक ब्रिटिश ओरिजिन के जो इंडियन ओरिजिन के जो ब्रिटिश ऑथर हैं संजीव सहोता, उनका जो बुक का नाम है वो चाइना रूम है, बट नाउ इट इज़ आउट ऑफ द रेस. Now we will move to editorial. अब देखिए यहाँ पे यही क्लाइमेट की बात हो रही है कि IPCC के रिपोर्ट आने के बाद और जो उसमें ऑब्जर्वेशन है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम टेम्परेचर राइज लिमिट करते हैं बाय 2050 वी कैन सेव द वर्ल्ड. सो नाउ द होल फोकस हैज़ बीन शिफ्टेड टू नेट ज़ीरो एमिशन. नेट ज़ीरो एमिशन का मतलब एक कंट्री जितना CO2 एमिट करता है उससे ज़्यादा वो एब्जॉर्ब कर ले थ्रू फॉरेस्ट और थ्रू कार्बन सिंक. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट US हैज़ अडॉप्टेड द गोल ऑफ नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2050. इंडिया ने अभी तक कोई कमिटमेंट नेट ज़ीरो एमिशन को लेके नहीं दिया है. सो दिस इज सेइंग दैट नाउ द टाइम हैज़ कम दैट इंडिया हैज़ वेरी लेस हेडरूम टू मैनूवर ऑन द क्लाइमेट टॉप. ओके, फिर इंडिया US क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा के बारे में बात हुआ है. इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई जो मैंने फर्स्ट पेज पे डिक्लेयर किया है, जैसे कि चाइना का जो नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट है वो 2060 का है, फाइन. और जो इंडिया का जो 2030 का रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है वो है 450 गीगावाट का. नाउ वी विल इन द नेक्स्ट पैराग्राफ इंडिया का अचीवमेंट बताया है. सो अगर आप इंडिया का अचीवमेंट देखेंगे तो इंडिया का टारगेट है कि दैट बाय 2030 देयर विल बी रिडक्शन इन एमिशन बाय 33 to 35%, जिसमें से इंडिया ने ऑलरेडी 21% अचीव किया है. सेकेंड, इंडिया का टारगेट था कि बाय 2030 40% ऑफ द एनर्जी विल कम फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी. सो 37.9% आ रहा है. ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया ऑन क्लाइमेट फ्रंट. फिर भी there is a growing risk of climate especially in the coastal area, and now the India should act in a more proactive way.
नाउ हम एक अफ़गानिस्तान के आर्टिकल पे आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको 1, 2, 3 बार पढ़ें। इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन छुपे हुए हैं, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो ये बता रहा है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान आ गया, ठीक है। अब आगे क्या, तो इसमें एक बताया गया है कि अफ़गानिस्तान में जो गवर्नमेंट बनी है जिसमें हक्कानी नेटवर्क का बहुत ज़्यादा रोल है, वो दिखाता है कि पाकिस्तान का रोल बहुत ज़्यादा है इन हेल्पिंग द तालिबान टू कैप्चर पावर इन अफ़गानिस्तान, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड, इन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि मुल्ला बरादर की बात हो रही थी जिसे पाकिस्तान पसंद नहीं करता था। So Mullah Baradar, who was the political face of Taliban, who negotiated with US on Doha Agreement, he was sidelined, and if you will see that he was not made the PM. So he was sidelined, and the PM कौन बना? Akhund, Mullah Akhund, he became the PM. So Mullah Muhammad Hassan Akhund, he became the head of the government. Then Amir Khan Muttaqi, he is the foreign minister. हक्कानी नेटवर्क के जो सिराजुद्दीन हक्कानी है वो बने इंटीरियर मिनिस्टर। सो दिस इज़ इन द मौलवी यकूब जो मुल्ला उमर के बेटे हैं जो तालिबान के फाउंडर थे, वो बने डिफेंस मिनिस्टर। उसके बाद मुल्ला उमर सॉरी इफ़ यू विल सी दैट हु इज़ द न्यू अमीर ऑफ अफगानिस्तान, देन सो मुल्ला अखुंद हसन इज़ द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान। देन मुल्ला मंसूर इज़ द एमीर ऑफ अफ़गानिस्तान। अब हम इन सब की अगर बात करें जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में हैं, तो ये सब यूनाइटेड नेशंस के 1, 2, 6, 7 सैंक्शंस कमिटी के लिए में आते हैं। सबका नाम वहाँ पे है। सबके सब गुआंतानामो बे में प्रिजन टर्म सर्व कर चुके हैं। सबके सब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन 988 के लिस्ट में आते हैं। 988 लिस्ट इज़ अबाउट दिस अ सैंक्शन लिस्ट फॉर तालिबान। 989 इज़ द UNSC सैंक्शन लिस्ट फॉर अलकायदा। और फिर एक 1, 2, 6, 7 कमिटी है यूनाइटेड नेशन का, उसमें भी ये सब लोग आते हैं। दे आर इंटरनेशनल टेररिस्ट, सबके ऊपर स्टेट बाउंड्री है। पर तो भी पाकिस्तान ने काफ़ी, मतलब इसमें बताया गया कि पाकिस्तान ने मनूवरिंग करके एक गवर्नमेंट वहाँ पे एस्टेब्लिश किया है। पर ये गवर्नमेंट कब तक रहेगी, क्योंकि तालिबान की एक खासियत है कि तालिबान के अंदर फैक्शनलिज्म बहुत ज़्यादा है जो अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। सेकेंड ये है कि देयर इज़ a problem that there are other terrorist groups which are operating in Afghanistan, and there may be some disgruntled Talibanis who may join the Islamic State Khorasan and other terrorist group, which can create problem not only in Afghanistan but for Pakistan also. The second is that Taliban will always have resistance from a National Resistance Front of Ahmad Masood, which is located in Panjshir Valley. तो जो पहले नॉर्दर्न अलायंस वहाँ पे था, अब नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट है। तो यहाँ से हमेशा उनको एक चैलेंज मिलता रहेगा। सेकेंड, द चैलेंज फ्रॉम यूथ एंड वुमेन। सो द नेक्स्ट चैलेंज विल बी सप्लाई ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़, उसमें भी एक चैलेंज अफगानिस्तान फेस कर रहा है। सो दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर तालिबान इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अब न्यू दिल्ली का रिस्पॉन्स कैसे होना चाहिए? So the New Delhi's response is diplomatic, and it should be diplomatic. First, that Taliban, the New Delhi or India has not given recognition to Taliban, right, till now. They have closed the embassy in Taliban also. They are not maintaining any diplomatic contact with Taliban. At the same time, India came with the United Nations Security Council Resolution 2593 demanding from Taliban that Afghanistan will not be used as a haven for other terrorist groups to carry out attacks in the neighborhood of Afghanistan. So, and India should maintain its stand on this, and it should make Taliban commit that it will respect the human rights of its citizens as a precondition for granting citizenship. नाउ द नेक्स्ट इज़ बिहाइंड द ग्रेट इंडियन इंटरनेट शटडाउन। तो यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, एक केस है अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जनवरी 10, 2022 में, वेयर द टॉप कोर्ट इन इंडिया हैड रूल्ड
that any restriction on internet access by the government must be temporary, limited in scope, lawful, necessary and proportionate. बट गवर्नमेंट ने इसको अभी तक फॉलो नहीं किया है. सेकेंड, गवर्नमेंट इंटरनेट शटडाउन कर देती है और उसको ऑर्डर भी नहीं पास करती. सो इफ द ऑर्डर इज नॉट देयर, सिटीजन्स कैन नॉट चैलेंज द ऑर्डर इन द कोर्ट. ओके, इसी सब चीज़ों की वजह से इंडिया इज कॉल्ड एज इंटरनेट शटडाउन कैपिटल इन द वर्ल्ड. अगर हम सिर्फ बात करें कि क्या इंटरनेट शटडाउन का असर सिर्फ लिबर्टी पे है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे है, तो है. उसके साथ साथ देयर इज़ द वाइड रेंजिंग इम्पैक्ट also on the economy. Now if we see that what are the wide ranging impacts, so the wide ranging impact is economic in nature also. So the Indian economy suffered the losses of $2.8 billion due to 129 separate instances of internet suspension in India. Along with that, there is also economic, psychological, social and जर्नलिस्टिक हार्म, क्योंकि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होता है. सो दैट्स ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम ड्यू टू इंटरनेट शटडाउन. नाउ कमिंग टू 2+2 dialogue recently concluded. So India and Australia, they have already elevated their relationship to comprehensive strategic partnership in 2020. Fine. Why this change is happening? This change is happening because Indo-Pacific is emerging as the geopolitical flashpoint. Okay, geopolitical flashpoint between 4 countries, Quad members on one side and China on other side. Along with that, the economic relationship between India and Australia is also increasing. Second thing is that India and Australia, they are now interested in concluding the comprehensive economic cooperation agreement, but there are certain tariff related problems. For example, in India, the tariff for agriculture and dairy products is very high, making difficult for Australian exporters to export these items in India. Similarly, India is facing the non-tariff barrier, and the skilled professionals in the Australia labor market, they face discrimination. So these are some of the problems which both the countries are trying to overcome, but both the countries right now are trying to forge a deep partnership. Now this is a readable article once, which is saying that should children be given COVID-19 jabs. So it is like if we see the risk, so the chances of death among children is very low. Second, if we give them vaccines also, so the vaccines, they do the long-term safety is not assured from vaccine, and at the same time we can reopen the schools by following the appropriate COVID-19 protocols and vaccination of all the school staff, including the teachers. Now over here, only one thing is important: faster adoption of mobility electric vehicles. A FAME 2 incentive is the government of India's incentive for popularizing the electric vehicle manufacturing in India, which are environmental friendly and they can generate jobs. Now coming to this data point, the data says that between 2013 and 19, the share of agricultural household that sold their produce in APMC mandis have reduced sharply, and if we see that the agricultural produce sold to private traders, that has increased. Then the next and very concerned point is that majority of the farmers, they don't know about the minimum support price program for farmers, and a significant number of farmers, they don't sell their agriculture produce to procurement agencies like Food Corporation of India due to lack of infrastructure and that they are not aware about MSP. Then there are a significant number of people who says that they did not sell, if they knew about MSP, they did not sold their agricultural produce to procurement agencies just because they were not giving better prices. So that's all for today. These are the क्रॉप्स जस्ट गिवन दैट अबाउट जिसके लिए MSP अनाउंस होता है और इनका प्राइसेस जो है उसके बारे में कंपैरिजन है, बट नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर क्लैट एंड एलेट. सो
You can leave this. We will meet tomorrow again with the new analysis. Till then, take care. Thank you.